हेलो एवरीवन, मैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो हिस्ट्री माइनर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो आपकी बुक है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल, उसकी इकाई एक प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने वाले स्रोत को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो होप सो आप सभी रेडी होंगे इस वीडियो के लिए। और गाइस मैं यही बोलूँगी कि जो मैं समझा रही हूँ ना, अच्छे से समझना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो जाओगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस मैं आपको जल्दी-जल्दी ना बताने की कोशिश करती हूँ बेसिकली इसमें है क्या। देखो, जो हमारा ये है ना भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें क्या स्रोतों से क्या पता चलता है। तो सबसे पहले तो यही है कि ना इसमें ये था कि जो हमारी आदिम काल था, मतलब बहुत पुराना समय था जब लोगों को कुछ भी नहीं आता था, लोगों के पास घर नहीं थे रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, बर्तन नहीं थे खाना खाने के लिए, तो लोगों ने क्या किया था, एक्टिविटीज़ करी थी, कला करके बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए थे, मिट्टी के आभूषण बनाए थे और इन सब चीज़ों का लोगों ने उपयोग करा था। तो वो था आदिम काल। और अब सभ्य काल चल रहा है, इट मीन्स वो सारी चीज़ें विकसित हो गई हैं। मतलब जो पुराने लोग थे, उन्होंने हमारे लिए चीज़ें सक्षम करी है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि पुराने समय में अगर लोगों को कुछ नहीं आया होता, उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए आविष्कार नहीं किया होता, तो हम अभी कुछ भी नहीं कर पाते, है ना? सो उन्होंने हमारे लिए सारी चीज़ें क्या करी है, शिक्षा सक्षम बनाई है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अगर किसी ने बनाए ही ना होते, तो हमें कैसे पता चलता? सो ऐसे जो आदिम काल था, यानी कि जिस टाइम पे लोगों के पास घर नहीं थे, लोगों ने घर बनाए, लोगों ने पशु पालन करा, लोगों ने कटाई का काम करा, लोगों ने खेती करी। ये सारी चीज़ों से हमें क्या पता चला है, लोगों हमें जीवन के बारे में पता चला है और आज हम सभ्य इसी वजह से हैं, ठीक है? समझ आया होगा उससे आपको। प्राचीन संस्कृतियों का विकास हुआ, मतलब जो प्राचीन संस्कृति मतलब जो ये लोगों ने पहले चीज़ें करी थी, खेती करी थी, पशु वगैरह को पाला था, तो इन सभी का विकास ही तो हो रहा है क्योंकि आज के टाइम में भी लोग क्या कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, समझ आई? अब आगे यहाँ है कि आपको ना इतना जो भी है आप रीड करोगे ना, इसमें यही सारी चीज़ें पता लगेगी, तो आप पढ़ लेना अच्छे से। अब जो भारत का इतिहास है ना, उसको 3 भागों में बाँटा गया है। मैं आपको ना जल्दी शॉर्ट लिस्ट कर देती हूँ सारा कुछ, है ना? जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हो गया, तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? मैं बोल रही थी ना इनको 3 भागों में बाँटा गया है, तो एक तो है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है विदेशी लेखकों का विवरण। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत वही होता है जैसे कि जो लोग थे पुराने टाइम में आदिम काल की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम लोगों ने क्या किया था, वस्तुएँ नियमित करी थी और उनका उपयोग करा था। तो आज जो वर्तमान में मनुष्य है, वो सभ्य है, वो उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो वही पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक है? पुरातात्विक स्रोतों को भी 6 भागों में बाँटा गया है, जैसे कि अभिलेख हो गए। लोगों ने पुराने टाइम में अभिलेख बनाए थे और उनका उपयोग अभी भी हो रहा है, पढ़ा जा रहा है उनको। सिक्के पुराने टाइम में बनाई थी, मुद्राएँ बनाई थी, साम्रक बनाए थे, मिट्टी के बर्तन बनाए थे, उपकरण बनाए थे, आभूषण बनाए थे, सारी चीज़ों का लोगों ने क्या करा था, आविष्कार करा था, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट हम अब गौर कर लेते हैं अच्छे से, पुरातात्विक स्रोत आपको होप सो समझ आ गया होगा कि जो आदिम काल से हम सभ्य बने, ठीक है? अब हम गौर कर लेते हैं अभिलेख पर। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख वही तो होते हैं जो पत्थर, धातु इन सब पर गोद कर लिखे जाते हैं, है ना? तो पुराने टाइम में क्या करा था, लोगों के पास लिखने के लिए कुछ था तो नहीं, तो उन्होंने अभिलेखों पर इन सब चीज़ों पे पत्थर, धातु इन सब पे गोद कर लिखा। और जो हम पुरानी प्राचीन चीज़ें देखते हैं ना, राजा-महाराजाओं की जो थी, उनके पता है अभिलेख किस पर मिले हैं? स्तंभों पर मिले हैं, शिलाओं पर मिले हैं, गुहाओं पे मिले हैं और मूर्तियों पर मिले हैं, ताम्रपत्रों पर मिले हैं, सभी अभिलेख जो उन्होंने लिखे हैं। और अभिलेख जो हम पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं उनको, उनको बोलते हैं पूरा लेख शास्त्र। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में बिठा लेना कि अभिलेख किसे कहते हैं और वो कैसे पढ़ा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिक्के और मुद्राओं की। सिक्के और मुद्राएँ क्या होता है? मुद्राओं का अध्ययन को सबसे पहले तो हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है? और जो प्राचीन भारत है ना, उसमें मुद्राएँ थी जैसे तांबा, चांदी, सोना, जो आज के टाइम में भी है और ये आज के टाइम में बहुत मूल्यवान है ना? जैसे कि सोना और चांदी। सो ये सारी चीज़ें पुराने टाइम में लोगों ने मुद्राओं के रूप में यूज़ करी थी, तांबा, चांदी, सोना, शीशे और मिट्टी की, ठीक है? ये सारी चीज़ें उन्होंने मुद्राओं के रूप में यूज़ करी। अब बात कर लेते हैं साम्रक। साम्रक क्या होता है बेटा? जो आपके प्राचीन भवन होते हैं, धार्मिक भवन होते हैं ना, जो मतलब घर बने होते हैं, प्राचीन जगह होती है बहुत फेमस, ठीक है? वो सब जैसे कि स्तूप हो गए, गुफाएँ हो गई, मंदिर हो गए, ये सारे धार्मिक जो प्लेसेस होते हैं ना, इनको ही साम्रक बोलते हैं, ठीक है? अब ये ना 2 तरह के हो सकते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कृतियों का बयान होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करती हूँ, जो हमारे साम्रक होते हैं ना, उनसे हमें क्या पता चलता है कि लोग जैसे कि धार्मिक भवन कोई हमें मिला है पुराना, तो उससे ये पता लगेगा ना कि लोग किस तरह से धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व थे उस टाइम में भी। है ना? और सांस्कृतिक स्थिति लोगों की कैसी थी, वो किस तरह से अपनी संस्कृति से जुड़े थे, उसका भी हमें
पता चल पाता है। तो हम पुरानी चीज़ों के इतिहास के स्रोतों से कैसे जान पा रहे हैं चीज़ों के बारे में? जैसे साम्राज्य से हमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चल रहा है। अभिलेखों से हमें क्या पता चल रहा है? हम अभिलेखों से जो भी वहाँ उस टाइम लोगों ने लिखा, उस चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। वहाँ पे उस टाइम क्या चीज़ का प्रचलन था, कौन राजा था, कौन महाराजा था, हर एक चीज़ का अभी हमें पता चल पा रहा है। बेसिकली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है, बट बहुत से अभिलेख ऐसे हैं जिनको अभी रीड करा गया है ना? सो चीज़ें हमें ऐसे पता चलती है। और अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, ये सारी इसके अंदर लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताई है। सो आप जो मैंने बताया ना, बस उसी को पेपर में लिख देना, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएँगे। गाइस, बात कर लेते हैं मिट्टी के बर्तन की। तो खुदाई में ना मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पाषाण मिले हैं, धातु, उपकरण, आभूषण, ये सारी चीज़ें ना मिली है। तो इनसे क्या पता चलता है? उस टाइम के लोगों की कला के बारे में पता चलता है कि वहाँ उस टाइम के लोग कितने क्रिएटिव थे, इतने अलग-अलग टाइप के बर्तन बनाए थे उन्होंने, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई थी। सो उनसे हमें क्या मिली? एक मोटिवेशन मिली। लोगों ने क्या करते हैं, आज के ज़माने में भी लोग बर्तन बना रहे हैं मिट्टी के, बहुत प्यारी-प्यारी धातुओं से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं। तो वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हम जो आदिम काल के लोग हैं, उनसे हमने ये सारी चीज़ें सीखी है, उन्होंने हमारे लिए ये सारी चीज़ें संभव करी है। तो साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं, लौकिक होते हैं, ठीक है? सो साहित्यिक स्रोत वह होते हैं जो धार्मिक होते हैं, लौकिक व विदेशी लेखकों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो साहित्यिक स्रोत है ना, वो हमें विदेशी लेखक जो थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने भारत में भ्रमण करा और उनको जो इन्फॉर्मेशंस मिली उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी, है ना? तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बाँटा गया है, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य। और मैं अब इनको आपको अच्छे से समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन वही आपको समझने की कोशिश करनी है। तो साहित्यिक स्रोत आपको समझ गया होगा, जो है साहित्य से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं हम धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य वो होता है जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताता है, ठीक है? धार्मिक बेसिकली ऐसे हो गया जैसे कि भगवानों के बारे में कोई साहित्य लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसमें हमें भगवानों के बारे में क्या मिलेगी? बेसिकली धर्म के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? धार्मिक वही तो होता है ना जो भगवानों से रिलेटेड होता है। तो उसमें हमें उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी स्थितियों के बारे में पता चलेगा, ठीक है? धार्मिक साहित्य में हमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य के बारे में भी पता चलता है, यानी कि भगवान जो है हमारे, उनके बारे में तो पता चलेगा और जो बौद्ध थे, जैन थे, इनके बारे में भी पता चलता है, ठीक है? ग्रंथ क्या होते हैं? अब हम एक बार बात कर लेते हैं, धार्मिक साहित्य की हमने बात करी, अब धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेद भारतीय इतिहास का या भारतीय साहित्य का सबसे ज़्यादा प्राचीनतम वेद है, ठीक है? धार्मिक ग्रंथ की बात कर रही हूँ मैं। अब देखो वेद क्या होते हैं और वेद कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो वेद वो होते हैं, देखो जो हमारे भगवान होते हैं ना, जो हमारे आर्य होते हैं, उनको आर्य बोलते हैं, ठीक है? तो उनकी जो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति होती है, उनके बारे में हमें वेदों में पता चलता है। इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है? वेद 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद के बारे में बता देती हूँ, यह सबसे पुराना वैदिक सांस्कृतिक पुस्तक है। बेसिकली ये संस्कृत में लिखी हुई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे जो भगवान होते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका कैसा जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष करा, सब कुछ कैसा था, ठीक है? उसमें ये लिखा हुआ है और उसकी जो रचना थी वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद क्या है? वो ऐसा वेद है जिसमें ना, जैसे कि लोग क्या करवाते हैं, हवन वगैरह कराते हैं और देवी देवता की पूजा वगैरह कराते हैं। तो उनमें जो गाए जाने वाले गीत है ना, देवताओं की स्तुति में, उनकी पूजा में, उनको याद करते समय या फिर हवन करवाते समय, वो सभी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? सो सामवेद उसी को ही कहते हैं, ठीक है? समझ आया? और इसमें ना 1549 ऋचाएँ हैं। बात कर लेते हैं बौद्ध ग्रंथ की। तो बौद्ध ग्रंथ क्या होते हैं? भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है बौद्ध ग्रंथ, और इसमें हमें वही सेम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सांस्कृतिक जो पहलू है उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं त्रिपिटक की। त्रिपिटक को आप याद रख सकते हो 3 टोकरियों के नाम से भी, ठीक है? तो त्रिपिटक क्या होती है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब आपको बता देती हूँ विनय पिटक के बारे में थोड़ा सा, कि इसमें हमें ना बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक में बेसिकली जो बौद्ध धर्म में जो लोग नहीं होते जो भिक्षा मांगते, कहते हैं ना घर घर घूम के वो मांगते भिक्षाणियाँ। अगर आपने पढ़ा होगा 12th में तो आपको पता होगा, ठीक है, भिक्षु कौन होता है। सो उनके बारे में जानकारी विनय पिटक में मिलती है। सूत पिटक में हमें महात्मा बुद्ध के उपदेश जो थे, उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनके बारे में ना डिटेल में मिलती है। सूत पिटक और विनय पिटक याद रखो, अभिधम पिटक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं
तो अब मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो ना जो मैंने आपको बताया था ना बौद्ध धर्म में, आप वही जैन धर्म में भी लिख सकते हो कि ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इतना आप सेम लिख सकते हो और ज़्यादा इसमें आप डिटेलिंग बेशक मत करना। आगे है जैन साहित्य में आगम साहित्य का स्थान सबसे ऊपर है, सब सर्वोपरि है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। अब हम बात कर ले तो थोड़ा सा ऐतिहासिक ग्रंथ की। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है, इसमें हमें जनजीवन, भौतिक, सांस्कृतिक, प्रशासन एवं राजनीति के बारे में पता चलता है। और अब हम दो मैं पुस्तकों के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखोगे तो शायद आपका इसमें प्लस पॉइंट हो जाए। अर्थशास्त्र क्या है, आप सभी को पता होगा, चाणक्य द्वारा लिखित एक किताब है जो मौर्य वंश के थे, ठीक है। और इनको उसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, पुस्तक लिखी थी और इसमें मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राज्य व्यवस्था, हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब उसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या पता चलता है कि चाणक्य जो था उसने किस तरह से नंदवंश का विनाश करा था। चाणक्य कौन है, जिसने अर्थशास्त्र लिखी है। तो ऐसे आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है विदेशी लेखकों के विवरण, यानी कि जो विदेश से आए थे, बाहर के देशों से यहाँ पे घूमने आए थे। जैसे कि इब्न बतूता था, आपको याद हो तो वो आया था, ठीक है। ऐसे ही विदेश से, बाहर के देशों से लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने घूमा फिरे और फिर उन्होंने अपने विवरण यहाँ पर लिखे। जैसे कि भारत घूमने के लिए अनेक विदेशी आए थे, जैसे कि कुछ आए थे राजदूतों के रूप में, कुछ व्यापारी के रूप में आए थे, कुछ ऐसे ही पर्यटक के रूप में, इट मीन्स ऐसे ही घूमने आए थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, अपना अनुभव जो था वो लिपिबद्ध किया था, लिखा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनानी लेख, यानी कि जो यूनानी के लेख पाए गए हैं, उनमें क्या है कि हमें धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उन्हीं का ही उन्होंने क्या करा है, अनुवाद करा है। सेम ऐसे ही अभी हम पढ़ने वाले हैं चीनी लेखक के बारे में, उन्होंने भी सेम करा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यूनानी लेख के बारे में और बता देती हूँ। जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य है, उसका महत्वपूर्ण स्रोत है यूनानी लेख। और इससे ना जो इतिहास है भारत का, उसकी तिथि निर्धारण भी हमें पता चलता है, कि थोड़ा सा काल का, टाइम पीरियड का पता चल जाता है। अब जब आप ये पढ़ोगे ना तो चीनी लेख और अरबी यात्रियों के लेख, इनमें ना दोनों सिमिलर चीज़ें वही आएंगी जो यूनानी लेख में आई थी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के लिख लेना, और जो भी मैंने ये दिखाया है अच्छे से पढ़ लेना। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, इसमें आप ये लिखोगे कि भाई हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, हमें महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है और हमें इतिहास के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे पता चलती है। तो यहाँ से आप पढ़ के हर एक चीज़ अच्छे से जो मैंने समझाई वो समझ के कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस, आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी ज़रूर कमेंट में डालना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, आपको इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। एंड प्लीज़ गाइज, आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सबको समझ नहीं आएगा। सो होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।